अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं चैप्टर 2 को डिस्कस करूंगी जो है लिटरेचर रिव्यू फॉर क्वालिटेटिव रिसर्च। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी कि लिटरेचर रिव्यू को राइट करने के जो स्टेप होते हैं वो कौन से होते हैं, लिटरेचर रिव्यू की डेफिनेशन क्या होती है, बेसिक सोर्सेज कौन कौन से होते हैं जहां से लिटरेचर रिव्यू को राइट किया जाता है, और मैं इसको कंप्लीट इस चैप्टर को डिस्कस करूंगी। इसके अलावा क्वालिटेटिव रिसर्च में जो स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम है उसको कैसे राइट किया जाता है, और जो रिसर्च क्वेश्चंस हैं वो क्वालिटेटिव रिसर्च में कैसे राइट किए जाते हैं। अपनी वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। प्रेसवेल के अकॉर्डिंग लिटरेचर रिव्यू को ऐसे डिफाइन किया जाता है: अ लिटरेचर रिव्यू इज ए रिटन समरी ऑफ जर्नल आर्टिकल्स, बुक्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स that describes the past and current state of information on the topic of your research study. मिसाल के तौर पर आप एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग मेथड का और लेक्चर मेथड का इफेक्ट देखना चाह रहे हो स्टूडेंट की एकेडमिक परफॉर्मेंस पे, और जो लेवल है वो एलिमेंट्री है। आपने एक स्पेसिफिक जो टॉपिक है, एक स्पेसिफिक एरिया है, वो आपने सेलेक्ट कर लिया है। अब इस टॉपिक पर जितनी भी रिसर्च हो चुकी है उससे रेलिवेंट जो इंफॉर्मेशन है वो आप कहाँ से लोगे। वो जो लिटरेचर रिव्यू है वो आपका जो टॉपिक है उससे जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है वो लिटरेचर रिव्यू ही आपको फराहम करेगा। इसलिए कहा जाता है कि लिटरेचर रिव्यू इज ए क्रिटिकल समरी एंड एनालिसिस ऑफ एग्जिस्टिंग रिसर्च एंड पब्लिकेशंस ऑन ए स्पेसिफिक टॉपिक और सब्जेक्ट। क्लियर। लिटरेचर रिव्यू को राइट करते वक्त जो सोर्सेज यूज़ होते हैं उनमें पहला सोर्स है जर्नल रेफरेंसेस। इसमें आर्टिकल्स इंक्लूड होते हैं जो कि गूगल स्कॉलर पर, रिसर्च गेट पर अवेलेबल होते हैं, और इसके अलावा कोई भी जो रिसर्च इंजन है उस पर ये अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा जो दो इम्पॉर्टेंट सोर्स हैं लिटरेचर रिव्यू राइट करते वक्त वो हैं प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स। जो प्राइमरी सोर्स होता है वो मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स होता है और ये डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन पर बेस करता है। आप सिंपली ये कह सकते हो कि इट प्रोवाइड्स डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टडी पर्सन हु हैज़ एक्चुअली ऑब्जर्व्ड और विटनेस्ड इवेंट। अब प्राइमरी जो सोर्स होता है इसमें इसकी जो चूंकि ये डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन पर बेस करता है तो इसकी जो एग्जाम्पल होगी वो होगी एजुकेशनल जर्नल्स, मोनोग्राम्स, डाइजर्शन और थीसिस। जबकि जो सेकेंडरी सोर्स होता है आप यूँ कह सकते हो कि इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन होती है। इसको ऐसे डिफाइन किया जाता है: द सोर्स इंक्लूड पब्लिकेशंस रिटन बाय ऑथर्स हु वर नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड इन द इवेंट्स डिस्क्राइब्ड। मतलब कि ये कंपाइल बुक्स होती हैं या हैंड बुक्स हो सकती है, इंसाइक्लोपीडिया हो सकता है, टेक्स्ट बुक्स हो सकती हैं। तो सेकेंडरी सोर्स की ये एग्जांपल है। इसके अलावा इनडायरेक्ट, चूँकि इनडायरेक्ट सोर्सेज होते हैं, इसके अलावा इसकी एग्जांपल में आ जाते हैं इंसाइक्लोपीडियाज ऑफ एजुकेशन, एजुकेशनल इंडेक्सेस, एजुकेशनल अब्स्ट्रैक्ट्स, ऑटोबायोग्राफीज, कोटेशंस एंड रेफरेंसेस। इसके अलावा बिब्लियोग्राफिकल रेफरेंसेस। ये सारी जो एग्जांपल्स हैं ये इनडायरेक्ट सोर्सेज की होती हैं, और ये कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जिनसे लिटरेचर रिव्यू को राइट किया जाता है। इसके अलावा जो डिफरेंट सोर्सेज होते हैं लिटरेचर रिव्यू को राइट करते वक्त वो ये हैं: मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस हो सकता है जिसमें ऑनलाइन डाटा भी हो सकता है, प्रिंटेड डाटा भी हो सकता है, बुक्स हो सकती हैं, जर्नल्स हो सकते हैं, कॉन्फ्रेंस पेपर्स हो सकते हैं, थीसिस हो सकता है, डाइसर्शंस हो सकती हैं, रिसर्च रिपोर्ट्स हो सकती हैं, इंसाइक्लोपीडिया और डिक्शनरीज वगैरह हो सकती हैं। क्लियर। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि व्हाई इज दिस रिव्यू नेसेसरी। लिटरेचर रिव्यू क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्यों इसकी ज़रूरत होती है। सबसे पहला पॉइंट है क्लैरिफाई व्हाट इज ऑलरेडी नोन। तो इसकी मिसाल आप ये ले लें कि यू वांट टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन स्मार्टफोन यूज़ एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस। क्लियर। आपका ये टॉपिक है जिस पर आप रिसर्च करना चाह रहे हो, तो इस टॉपिक से जो रेलिवेंट मटेरियल होगा, जो मल्टीपल स्टडीज़ होंगी, वो आप कहाँ से लोगे। ये लिटरेचर रिव्यू ही होगा जो क्लैरिफाई करेगा व्हाट इज़ ऑलरेडी नोन। ये मल्टीपल स्टडीज़ से रेलिवेंट इंफॉर्मेशन फ्राहम करेगा, समरीज फ्राहम करेगा। क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि लिटरेचर रिव्यू हेल्प्स टू आइडेंटिफाई गैप्स इन द करंट नॉलेज।
जैसा कि मैंने पीछे एग्जांपल दी थी कि यू वांट टू एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन स्मार्टफोन यूज़ एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस। जब आपने इस टॉपिक पर लिटरेचर रिव्यू किया तो आपने आइडेंटिफाई किया कि एक ऐसा टॉपिक है जिस पर अभी तक रिसर्च नहीं हुई, और वो टॉपिक था द इफेक्ट्स ऑफ स्पेसिफिक स्मार्टफोन एप्स एंड हाई स्कूल स्टूडेंट्स एकेडमिक परफॉर्मेंस। यानी कि जो हाई स्कूल्स के जो स्टूडेंट्स थे, अभी तक इस ऐप का उन पर कोई रिसर्च नहीं हुई थी। ये वो गैप था जो आपने लिटरेचर रिव्यू करते वक्त आइडेंटिफाई किया। इस गैप को आइडेंटिफाई करने के बाद आपने वैल्यूएबल हाइपोथेसिस बनाए, जो कि जिनमें पहला हाइपोथेसिस ये हो सकता है हाई स्कूल स्टूडेंट्स हु फ्रीक्वेंटली यूज एजुकेशनल ऐप्स ऑन देयर स्मार्टफोन विल हैव बेटर एकेडमिक परफॉर्मेंस। सो हम ये कह सकते हैं कि दिस रिव्यू हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूएबल हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस को डेवलप करने के बाद लिटरेचर रिव्यू ने आपकी जो स्टडी थी उसको रिफाइन कर दिया, उसको शार्पन कर दिया। मतलब कि now you are focusing on educational apps rather than general smartphone use. Clear? So we can say that literature review helps to sharpen research focus. अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि लिटरेचर रिव्यू इंडिकेट्स इफेक्टिव रिसर्च मेथड्स। जैसे कि मैंने पिछली एग्जांपल में क्लियर किया था कि अब आपने जितनी भी प्रीवियस स्टडी पढ़ी एजुकेशनल ऐप से रिलेटेड, उससे ये वाज़िया हो गया कि जो सर्वेस होते हैं या एकेडमिक रिकॉर्ड्स होता है, इसके ज़रिए से आप इजीली स्टूडेंट्स की एकेडमिक परफॉर्मेंस के बारे में डाटा हासिल कर सकते हो। और लिटरेचर रिव्यू के ज़रिए ही से आप वैलिड और रिलायबल जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो यूज़ कर सकते हो। जब आप लिटरेचर रिव्यू करोगे, मुख्तलिफ स्टडीज़ को स्टडी करोगे, मल्टीपल स्टडी को स्टडी करोगे, तो आपको ये इल्म होगा कि जो सेल्फ रिपोर्ट है वो बेस्ट क्वेश्चनियर होता है स्टूडेंट्स की एकेडमिक परफॉर्मेंस को असेस करने के लिए, जो स्टूडेंट स्मार्टफोन का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब जो अगला पॉइंट है, दिस रिव्यू आल्सो हेल्प्स टू डेवलप स्किल्स इन लोकेटिंग नीडेड मटेरियल्स इन अ टाइमली मैनर। मतलब ये कि आप अपने टाइम को सेव करने के लिए अपने टॉपिक से रेलिवेंट जो इंफॉर्मेशन है वो रेलिवेंट रिसर्च पेपर से, आर्टिकल से इजीली अवेल कर लोगे। इससे जो आपका जो टाइम है वो भी सेव होगा। तो ये लिटरेचर रिव्यू ही है जिसके ज़रिए से आपके अंदर एक स्किल डेवलप हो जाएगी, जिससे आप अपना टाइम सेव कर सकते हो। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि लिटरेचर रिव्यू बिल्ड्स योर रिसर्च स्किल्स ऑफ यूजिंग द लाइब्रेरी एंड बीइंग एन इन्वेस्टिगेटर हु फॉलोज लीड्स इन द लिटरेचर ऑल यूजफुल एक्सपीरियंसेस टू हैव एज ए रिसर्चर। सिंपली इसका मतलब ये है कि जो लिटरेचर रिव्यू होगा वो आपकी एबिलिटी को इन्हेंस कर देगा कि आप लाइब्रेरीज, डेटाबेस एंड साइटेशन को इजीली नेविगेट कर सको और अनकवर कर सको रेलिवेंट सोर्सेज को। क्लियर? अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि इट enables यू टू शो हाउ योर फाइंडिंग्स हैव कंट्रीब्यूटेड टू द एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज इन योर प्रोफेशन। जैसे मैंने पीछे एग्जांपल दी थी कि आफ्टर कंडक्टिंग योर रिसर्च यू कैन डिमॉन्स्ट्रेट हाउ योर स्टडीज रिजल्ट add new insights to the existing knowledge about smartphone use and academic performance in high school students। कि क्या वाकई ही हाई स्कूल के जो स्टूडेंट्स थे उस पर स्मार्टफोन की जो एप्स थी वो उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस पर इफेक्ट कर रही थी कि नहीं। तो अगला जो पॉइंट है अब ये है कि इट हेल्प्स यू टू इंटीग्रेट योर रिसर्च फाइंडिंग्स इनटू द एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज। You can simply say that it includes your research report includes a discussion section where you can relate your findings back to the literature, showing how they fit into the broader context of the field. So we can say that in this way, a literature review plays a crucial role in shaping the direction of your research. Clear? लिटरेचर रिव्यू को राइट करते वक्त डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। सबसे पहला जो स्टेप है वो है डिफाइन योर रिसर्च टॉपिक। इस कंपोनेंट में आप सबसे पहले की कॉन्सेप्ट को डिफाइन करते हो, अपने वेरिएबल्स को डिफाइन करते हो, रिसर्च क्वेश्चंस बताते हो आपके कौन से हैं, और जो मेन थीम है स्टडी का वो बताते हो। फॉर एग्जांपल, you want to research how do culture
फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द परसेप्शन ऑफ मेंटल हेल्थ इन इमाइग्रेंट कम्युनिटीज़। ये आपका रिसर्च क्वेश्चन है और इससे रेलिवेंट ही आप वेरिएबल्स को डिफाइन करोगे। उसके बाद आप रेलिवेंट सोर्सेज का यूज़ करते हो, जिसमें एकेडमिक डेटाबेस हो सकता है, जर्नल्स, बुक्स हो सकती हैं और अदर स्कॉलरली रिसोर्सेज हो सकते हैं, जिससे आप अपने आर्टिकल को डाउनलोड कर सकते हो। ये करने के बाद आप अपने जो सोर्स हैं उनको ऑर्गेनाइज करोगे। इसके लिए यूजली एंड नोट का मेथड यूज़ किया जाता है, लेकिन आप वर्ड पे भी इजीली जो हैं वो रेफरेंसेस उनको राइट कर सकते हो और इंसर्ट कर सकते हो। उसके बाद जो भी सोर्सेज आपने सेलेक्ट किए थे उनको आप रिव्यू करोगे और टाइटल को रिव्यू करोगे, आर्टिकल के एब्स्ट्रैक्ट को रिव्यू करोगे और जो की वर्ड्स हैं सोर्सेज के उनको रिव्यू करने के बाद आप एक कंसाइज समरी प्रिपेयर करोगे। और इस कंसाइज समरी में आप हर एक की स्टडी मेथड को बताओगे, पार्टिसिपेंट को बताओगे, हर आर्टिकल का जो था स्टडी मेथड उसको बताओगे, पार्टिसिपेंट्स के बारे में बताओगे और की फाइंडिंग्स के बारे में बताओगे। आमतौर पर क्वालिटेटिव रिसर्च में कॉमन थीम्स को प्रिपेयर किया जाता है। जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो कॉमन थीम को प्रिपेयर करना होगा और इसमें फॉर एग्जांपल यू कैन राइट सेवरल स्टडीज आइडेंटिफाइड लैंग्वेज बैरियर्स एज ए सिग्निफिकेंट फैक्टर इम्पैक्टिंग मेंटल हेल्थ कम्युनिटीज़ इन इमाइग्रेंट कम्युनिटीज़। क्लियर? तो इस तरह से आप कॉमन जो थीम है उनको आइडेंटिफाई करोगे। उसके बाद आप क्रिटिकल एनालिसिस प्रोवाइड करोगे, हर आर्टिकल की स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, सैम्पल साइज, डाटा कलेक्शन मेथड, डाटा एनालिसिस टेक्निक, वैलिडिटी और रिलायबिलिटी का जो मेथड है उसको आप डिस्क्राइब करोगे। उसके बाद आइडेंटिफाई गैप्स इन दी लिटरेचर। आप एग्जिस्टिंग लिटरेचर में अगर कोई गैप है तो उसको आइडेंटिफाई करोगे और जो फ्यूचर एरिया के बारे में भी आप सजेस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल देयर इज़ ए लैक ऑफ रिसर्च एक्सप्लोरिंग द रोल ऑफ फैमिली डायनामिक्स इन शेपिंग मेंटल हेल्थ परसेप्शंस अमंग इमाइग्रेंट पॉपुलेशंस। ये आपने तमाम आर्टिकल को स्टडी करने के बाद ये आपने गैप को आइडेंटिफाई किया। उसके बाद आप अपना जो लिटरेचर रिव्यू है उसको आप राइट करोगे और जो रेफरेंसेस हैं वो APA में राइट किए जाएंगे। But the one point that you should remember that your literature review should not just be a summary of each study but a synthesis that adds value by identifying trends, contradictions and gaps in the existing research. Clear? अब जो क्वालिटेटिव लिटरेचर रिव्यू होता है उसमें तकरीबन नरेटिव डिस्क्रिप्शंस होती हैं, कोट्स होते हैं और थीमेटिक जो एनालिसिस होता है वो किया जाता है। जबकि जो क्वांटिटेटिव लिटरेचर रिव्यू होता है वो कॉन्टेक्चुअल जो एस्पेक्ट होते हैं उसको डील नहीं करता और इसका जो फोकस होता है वो न्यूमेरिकल डाटा और स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप पे होता है। ऑन दी अदर हैंड जो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है उसमें फील्ड नोट्स का यूज़ किया जाता है और क्वालिटेटिव रिसर्च इन डेप्थ स्टडी होती है, लिहाजा इसमें थीमेटिक जो एनालिसिस होता है, जो कंटेंट एनालिसिस होता है उस पर फोकस किया जाता है। अब जो नेक्स्ट स्लाइड है वो है स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। क्वालिटेटिव रिसर्च में जो स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम होती है वो ब्रॉड होती है और चूंकि ये इन डेप्थ फिनोमिना होता है और जो मेन जो फोकस होता है वो इन डेप्थ स्टडी पर होता है, तो लिहाजा आप ये कह सकते हो कि जो स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम होती है ये कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करती है और रैशनल प्रोवाइड करती है आपकी स्टडी के लिए। सबसे पहले गैप को आइडेंटिफाई करना होता है जिसके लिए आप स्टडी करना चाह रहे हो, आप क्या एक्सप्लोर करना चाह रहे हो। तो आइडेंटिफाई जो गैप्स होते हैं, जो एरिया होता है, सबसे पहले उसको सिलेक्ट करना होता है। जो आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट होनी चाहिए वो स्पेसिफिक होनी चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए और फोकस्ड होनी चाहिए, जो भी आप क्वालिटेटिव स्टडी करना चाह रहे हो। इसके सिंपल एग्जांपल आप यूँ ले सकते हैं कि फ़र्ज़ करें कि आप अल्ज़ाइमर्स के जो पेशेंट्स हैं उनको स्टडी करना चाहते हो और ये जानना चाहते हो कि जो अल्ज़ाइमर्स के जो पेशेंट्स हैं, जो केयर गिवर्स हैं, वो अल्ज़ाइमर्स के जो पेशेंट हैं उनको कैसे डील करते हैं, उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं अल्ज़ाइमर्स के पेशेंट के बारे में वो क्या हैं। तो आपने इससे मुतल्लिक लिटरेचर रिव्यू को स्टडी किया। लिटरेचर रिव्यू को स्टडी करने के बाद आपने गैप को आइडेंटिफाई किया और आपका जो गैप था वो ये था
The lived experiences of family caregivers providing care to individuals with Alzheimer's disease have received limited attention in the existing literature। यानी कि जो पहले से ही लिटरेचर मौजूद था उसमें जो अल्जाइमर डिजीज़ थी उसके जो पेशेंट थे उस पर लिमिटेड अटेंशन दी गई थी। This study aims to explore the unique challenges and strategies employed by family caregivers in the context of Alzheimer's care to gain a deeper understanding of their experiences। अब ये यहाँ से टाइटल से क्लियर हो रहा है कि एक तो ये क्वालिटेटिव स्टडी है क्योंकि आप एक्सपीरियंसेस ऑफ फैमिली केयर गिवर्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो हासिल करना चाहते हो और ये इन डेप्थ फिनोमिना है और जो ये स्टेटमेंट है वो कंसाइज भी है, स्पेसिफिक भी है और फोकस्ड भी है। तो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के को डिस्कस करने के बाद इसका टाइटल ये हो सकता है कि एक्सप्लोरिंग द लाइव्ड एक्सपीरियंसेस ऑफ फैमिली केयर गिवर्स इन अल्जाइमर्स केयर। अब क्वालिटेटिव स्टडी में जो रिसर्च क्वेश्चंस हैं वो सबसे पहले जो इस बात का ख्याल रखना है वो ओपन एंडेड क्वेश्चंस होंगे। वो जो एक्सप्लोरेटरी लैंग्वेज है वो यूज़ की जाएगी क्योंकि ये एक्सप्लोरेटरी फिनोमिना होता है। इसमें ये इन डेप्थ फिनोमिना होता है और इसमें जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं उनसे मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन हासिल की जाती है। सेकंड स्टेप ये होता है कि आपके जो रिसर्च क्वेश्चंस हैं उनको अलाइन होना चाहिए आपकी रिसर्च प्रॉब्लम के साथ। रिसर्च क्वेश्चंस को बनाते वक्त जो कीवर्ड्स जो यूज़ किए जाते हैं वो किए जाते हैं हाउ, व्हाट, व्हाई और डिस्क्राइब। अब जो स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम मैंने पहले डिस्कस की थी उससे जो रेलिवेंट रिसर्च क्वेश्चंस हैं वो ये हैं। व्हाट आर द डेली चैलेंजेस फेस्ड बाय फैमिली केयर गिवर्स ऑफ इंडिविजुअल्स विद अल्जाइमर डिजीज इन प्रोवाइडिंग केयर। दूसरा ये हो सकता है हाउ डू फैमिली केयर गिवर्स परसीव देयर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन द केयर ऑफ अल्जाइमर्स पेशेंट्स एंड हाउ डू these roles evolve over time. What strategies and support mechanisms do family caregivers employ to? क्लियर। इस तरह से जो रिसर्च क्वेश्चंस हैं उनमें जो की वर्ड्स हैं हाउ, व्हाट, डे और डिस्क्राइब ये वर्ड यूज़ किए जाते हैं जो कि ये डिस्क्राइब करते हैं कि ये एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है और आप इन्वेस्टिगेट करना चाह रहे हो इन डेप्थ फिनोमिना को। ये एक्टिविटी दी गई है। इस एक्टिविटी में स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम मेंशन है। उसके बाद इस स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम से रेलिवेंट ही रिसर्च क्वेश्चंस बनाए गए हैं। तो आपके अकॉर्डिंग इसका टाइटल क्या होगा? मेरे अकॉर्डिंग इसका टाइटल होगा एक्सप्लोरिंग वर्चुअल टीम डायनेमिक्स, perceptions, challenges and strategies in a multinational software development company। आपके नज़दीक इसका जो भी टाइटल होगा उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।